हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज़ सुरभि सिंह। और इसके पहले मैंने आपसे फेरस नॉन फेरस एलॉयज़ के बारे में बात की हुई है। और आज मैं आपसे सिरामिक्स के बारे में बात करने जा रही हूँ। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आईईएस एग्ज़ाम में और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने की पॉसिबिलिटी है, तो उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम सिरामिक्स की बात करते हैं, सिरामिक्स मटेरियल्स की बात करते हैं, तो वो एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है, जिसको हम एक तरीके से कैटायन या एनायन भी कह सकते हैं। अगर हम बात करें तो कैटायन यानी कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायन पर निगेटिव चार्ज होता है। तो एक कैटायन के सराउंडेड में बहुत सारे एनायंस होते हैं। अगर हम एक तरीके से ये बात करें कि कैटायन से एनायन जो आपके अटैच होते हैं सराउंडिंग में, वो अगर इस तरीके से हों तो इसको स्टेबल बोलते हैं, इस तरीके से भी स्टेबल बोला जाए। लेकिन अगर कैटायन की साइज़ यानी कैटायन का रेडियस बहुत ज़्यादा कम है एनायन के रेडियस से, कि आपका स्ट्रक्चर इस तरीके से आ रहा है कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है यानी टच्ड नहीं है, यानी एनायन कैटायन से टच्ड नहीं है, तो वो आपका अनस्टेबल स्ट्रक्चर कहलाता है। एक चीज़ आपको और भी ध्यान रखनी है कि जो कैटायन का रेडियस है वो एनायन की रेडियस से कम होना चाहिए, यानी पॉजिटिव चार्ज वाले आपके मॉलिक्यूल का एटम निगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल के एटम से कम होना चाहिए। सो नंबर ऑफ एटम सराउंडेड बाय कैटायन इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी जितने नंबर एक कैटायन एटम के सराउंडिंग में जितने नंबर ऑफ एनायन एटम्स अटैच हो सकते हैं वो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है। तो अगर हम कैटायन की साइज़ को इंक्रीज करते जाएंगे तो मोर नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स बढ़ते जाएंगे, तो इस वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज करेगा। अगर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 8 से ज़्यादा है तो हम ये कह सकते हैं कि कैटायन और एनायन का जो रेडियस है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं सिरामिक की, तो वो लो टफनेस, लो डक्टिलिटी, हाई हार्डनेस, वेयर रेजिस्टेंस, केमिकल स्टेबिलिटी, हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ, लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल इंसुलेटर, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके असर्शन रीजन में आ सकती हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा। जो आपके सिरामिक्स होते हैं वो आपके आयनिक बॉन्ड को और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों को ही टाइप की बॉन्डिंग को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की, तो आप जिस तरीके से ऐसे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर आयनिक बॉन्डिंग कम होती जाएगी और कोवलेंट बॉन्डिंग इंक्रीज करती जाएगी। या हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप देखो इधर सिलिका का कंटेंट आते जा रहा है, उस तरीके से हम कह सकते हैं कि वहाँ पर कोवलेंट बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। अगर हम सिलिका यानी SiO2 की बात करते हैं तो 50% कोवलेंट बॉन्डिंग है और 50% आयनिक बॉन्डिंग है। लेकिन हम Si3N4 की बात करते हैं तो यहाँ पर 30% आपकी आयनिक बॉन्डिंग है और 70% कोवलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है। तो मटेरियल विच कंटेन सिलिकॉन आर मोस्टली कोवैलेंट इन नेचर्स। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि अगर हम सेरामिक के डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो वो बेसिकली 3 टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। फर्स्ट इज AX टाइप, सेकंड इज AMXP टाइप, थर्ड इज ANBNXP टाइप। फर्स्ट AX टाइप में आपका NaCl हो गया जो FCC यानी फेस क्यूबिक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। उसके बाद सीजियम क्लोराइड हो गया जो आपका सिंगल क्यूबिक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। फिर जिंक सल्फाइड हो गया, तो ये आपके AX टाइप में स्ट्रक्चर में आते हैं। नेक्स्ट AMXP का एग्जांपल हो गया CaF2। फिर थर्ड आता है आपका AMBNXP टाइप, इसमें आपका बेरियम टाइट्रेट आ सकता है जिसको हम बोल सकते हैं परवोस्काइट क्रिस्टल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। नेक्स्ट आपका FeAl2O3 जो स्पाइनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जो आपका FCC स्ट्रक्चर बेसिकली बनाता है। FCC और सिंपल क्यूब क्या है ये मैंने स्टार्टिंग की वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें सिलिकेट सेरामिक की, तो जो आपको मैंने बताया कि एक सिलिकॉन एटम आपका 4 ऑक्सीजन एटम से सराउंडेड होता है और ये आपका टेट्राहेड्रल पोजीशन में होते हैं। सो ईच एटम ऑफ द सिलिकॉन बॉन्डेड इज 4 ऑक्सीजन एटम विच आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ द टेट्राहेड्रल। द सिलिकॉन एटम इज पोजीशन एट द सेंटर। सिंस दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ सिलिकेट्स, ये आपका बिल्कुल बेसिक आपका स्ट्रक्चर है सिलिकेट का। इट इज ऑफन ट्रीटेड एज अ निगेटिवली चार्ज एंटाइटी, यानी इसमें -4 चार्ज होता है। द सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड इन द silicate structure is about 50% covalent and a 50% ionic bonding. The tetrahedral coordination of silicate satisfy the directionality. डियर स्टूडेंट यहाँ -4 ही साइन होगा, वो मिसप्रिंट में है। The tetrahedral coordination of Si4 -4 satisfy the directionality requirement of covalent bonding and the radius ratio requirement of ionic bonding. अगर ये थ्योरी प्रोस्पेक्टस है बट इतना आपका डीपली नहीं पूछा जाता है, बट स्टिल आप असर्शन रीजन के लिए इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। ड्यू टू स्मॉल हाईली चार्ज CiS4+ आयन, यानी जो मैं आपसे बात कर रही थी, जो आपका बीच का कैटायन होता है वो आपका
स्मॉल इन साइज होता है बट हाईली चार्ज होता है. स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्स आर क्रिएटेड विद इन द SiO4-4 एंड एज अ रिजल्ट SiO4-4 यूनिट्स आर नॉर्मली जॉइंट कॉर्नर टू कॉर्नर एंड रेयरली एजेस टू एजेस. क्लियर है. इसके बाद अगर हम बात करते हैं सिलिका की, तो व्हेन ऑल फोर कॉर्नर्स ऑफ सिलिकेट टेट्राहेड्रल शेयर ऑक्सीजन एटम्स एंड SiO2 नेटवर्क कॉल्ड सिलिका इज प्रोड्यूस्ड. यानी अगर हम इस ये जो आपका ये स्ट्रक्चर है ये आपका ऑक्सीजन दो और ऑक्सीजन एटम से और कंबाइंड हो जाए तो उसके बाद जो आपका मटेरियल बनता है उसको हम सिलिका कहते हैं. क्रिस्टलाइन सिलिका एग्जिस्ट इन सेवरल पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स दैट करस्पॉन्ड टू डिफरेंट वे इन विच सिलिकेट टेट्राहेड्रल आर अरेंज विद ऑल कॉर्नर शेयर्स. क्वार्ट्ज, ट्राइडेनाइट, क्रिस्टोबलाइट एंड 3 बेसिक सिलिका स्ट्रक्चर एंड ईच ऑफ दिस हैज़ अ 2 और 3 मॉडिफिकेशन. इसके बारे में जब मैं आपकी इसकी फैब्रिकेशन करूंगी यानी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी तो बताऊंगी कि आपके क्वार्ट्ज, ट्राइडेनाइट एंड क्रिस्टोबलाइट ये सिलिका के बेसिकली 3 अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी. अभी फिलहाल हम इनके डिफरेंट सिरामिक्स के बारे में बात करते हैं. उसके बाद आपका आता है फेल्डस्पर्स. इन द फेल्डस्पर्स सिलिकेट स्ट्रक्चर नेटवर्क एल्युमिनियम +3 आयन रिप्लेसेस सम ऑफ द SiO+4 आयन. यानी अगर हम बात करते हैं जो ये हमारा सिलिका स्ट्रक्चर होता है इसमें कुछ जगहों पर अब ये यहाँ आपका ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, फिर ये सिलिका से कनेक्टेड है, फिर ये ऑक्सीजन. तो कुछ सिलिका स्ट्रक्चर को हटाकर हम एल्युमिनियम के आयंस को डाल देते हैं टू फॉर्म अ नेटवर्क विद द नेट नेगेटिव चार्ज. दिस नेगेटिव चार्ज बैलेंस विद द लार्ज आयन ऑफ एल्कली एंड एल्कलाई अर्थ आयन सच एज सोडियम, कैल्शियम प्लस विच फॉर्म्स इनटू अ इंटरस्टिशियल पोजीशन. तो आप इतना याद रखिएगा फेल्डस्पर्स में आपका एल्युमिनियम से कुछ सिलिकॉन आयन को रिप्लेस करके एल्युमिनियम आयन को डाल देते हैं. यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी शुरू होती है. जैसे सिरेमिक की अगर हम एक टाइप की बात करें तो वो आपका टाइप होता है ग्लास. ग्लास इज अ सिरेमिक विच इज मिक्सचर ऑफ अ सब्सटेंस विद द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सिलिका. यानी सिलिका SiO2 तो रहता ही है. दैट हैज़ अ सॉलिडिफाइड फॉर्म दैट हैज़ सॉलिडिफाइड फ्रॉम द लिक्विड स्टेट विदाउट क्रिस्टलाइजेशन. अगर हम सिलिका की बात करते हैं और हम ग्लास की बात करते हैं तो हम इसे लिक्विड से सॉलिड में चेंज करते हैं विदाउट द इंटरमीडिएट पोजीशन लाइक विदाउट क्रिस्टलाइजेशन. ग्लास इज एमॉर्फस सब्सटेंस. इट इज अ वाइट्रस सिलिकेट विद अ रैंडम अरेंजमेंट ऑफ सिलिकट ऑक्साइड सिलिकॉन ऑक्सीजन टेट्राहेड्रन यूनिट्स. अब चूंकि हमारा जो सिलिकॉन होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है. यानी हमें जब ग्लास को मैन्युफैक्चर करना होता है तो बहुत हाई टेम्परेचर पे मैन्युफैक्चर करना होता है. तो ये हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव होता है और बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता है. इसलिए हम ग्लास में कुछ अलग से और मटेरियल्स ऐड करते हैं जिससे कि हमारा उसका टेम्परेचर थोड़ा रिड्यूस हो जाए और हम उसको लो टेम्परेचर पे मैन्युफैक्चर कर पाएँ. तो वो क्या क्या आपके डिफरेंट मटीरियल्स है जिनके थ्रू हम ग्लास को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, आइए देखते हैं. ग्लास मेड ऑफ ओनली सिलिकॉन अलोन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर टू मैन्युफैक्चर सो इट इज एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट प्रोसेस. वी एड सम आयंस टू रिड्यूस टेम्परेचर एंड सो ऑन. कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ग्लास इंक्लूड सिलिका विच इज सिलिका तो आपका रहता है ये ग्लास में बात करते हैं. उसके अलावा आता है सोडियम एंड पोटेशियम कार्बोनेट टू रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सिलिका. ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा. सोडियम और पोटेशियम को हम मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं. बाद अगर हम बात करते हैं तो लाइम टू इम्पॉर्ट ड्यूरेबिलिटी. सॉरी डियर स्टूडेंट, यहाँ पर टाइम लिख दिया गया है, दैट इज़ अ प्रिंटिंग मिस्टेक. दिस इज लाइम. क्लियर. तो लाइम को हम यूज़ करते हैं आपका ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए. मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं कलर यानी ग्लासेस में डिफरेंट टाइप के कलर्स को देने के लिए. और भी बहुत सारे कलरिंग सब्सटेंस यूज़ करते हैं. जैसे आप देखते हो कि ग्लासेस बहुत सारे अलग अलग कलर के आते हैं. उसमें ग्रीन कलर होता है, येलो कलर होता है. बहुत अगर आप देखो जो ऊपर के आपके जो बल्ब के स्ट्रक्चर्स होते हैं यानी जो बल्ब के लिए क्रॉकरी ग्लासेस यूज़ करते हैं वो भी आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के होते हैं. तो अगर हम ग्लास को क्लासिफाइड करें तो इसमें सोडा लाइम होता है. उसके अलावा फ्लिंट ग्लासेस होते हैं, पायरेक्स ग्लासेस होते हैं और यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्टिकल फ्लिंट ग्लासेस देखेंगे, बोरोसिलिकेट ग्लासेस देखेंगे, फ्यूज सिलिका ग्लासेस देखेंगे. तो हम सबके बारे में बात करेंगे. अगर हम सोडा लाइम ग्लास की बात करते हैं तो उसको हम क्राउन ग्लास भी कहते हैं. इसमें आपका 75% सिलिका होता है यानी सैंड होता है. उसके अलावा 12.5% लाइम एंड 12.5% सोडा होता है. ये सबसे चीपेस्ट ग्लास कहा जाता है और मेनली इसका काम विंडोज़ को बनाने में होता है या कंटेनर ग्लासेस में यूज़ होता है. फ्लिंट ग्लास होते हैं. इसमें सिलिका के अलावा लेड ऑक्साइड भी प्रयोग होता है जो कि आपका हाई पॉलिश देता है या ब्रिलियंस को बढ़ाता है. उसके अलावा पायरेक्स ग्लासेस होते हैं. तो पायरेक्स ग्लासेस में 80% सिलिका 40% बोरोन ऑक्साइड होता है. ये आपका बेसिकली बर्तन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, लेबोरेटरी वगैरह के लिए यूज़ करते हैं. कुछ आप देखते हो कि माइक्रोवेव में आप कांच के कुछ बाउल्स को डाल सकते हो तो आपकी बेसिकली पायरेक्स यानी हीट रेजिस्टेंट ग्लासेस होते हैं.
उसके अलावा फ्यूज सिलिका की बात करें तो उसमें 99.5% सिलिका होता है, फाइबर ग्लासेस में 55% सिलिका और बाकी अदर मटेरियल्स होते हैं। ऑप्टिकल फ्लिंट में 54%, बोरोसिलिकेट में 81%, यानी पैरेट जिसमें बात की थी उसमें 81% सिलिका होता है। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ ग्लासेस हो गए हैं। तो अगर हम प्रॉपर्टीज़ की, ग्लास की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल होता है, एयर और वाटर का इस पर बहुत असर नहीं पड़ता है, टेंशन इसका कम होता है, रेजिस्टेंट टू कोरोजन, इसमें जंग नहीं लगती है, एक्सेलेंट इंसुलेटेड एट हाई टेम्परेचर, नो शार्पिंग पॉइंट, गुड डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़। जनरली ग्लास आर एमॉर्फस इन नेचर टू मेक ग्लास क्रिस्टलाइन बाई अ प्रोसेस कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। इसके लिए हम क्रिस्टलाइजेशन बनाने के लिए टाइटेनियम ऑक्साइड यानी TiO2 को भी ऐड करते हैं टू प्रमोट क्रिस्टलाइजेशन। अ न्यूक्लिएटिंग एजेंट TiO2 इज एडेड इन अ ग्लास। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि TiO2 को हम बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो विंडोज़ मैंने आपको बता ही दिया है कि विंडोज़ को बनाने के लिए, विंडो यानी खिड़कियों को बनाने के लिए यूज़ होता है। द फाइबर ग्लास रेनफोर्स्ड विद द प्लास्टिक एंड यूज्ड इन मेकिंग ऑफ फर्नीचर्स। लेकिन आप देखते हैं कि जो सेंटर टेबल वगैरह होती हैं, डाइनिंग टेबल वगैरह होती हैं, वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं हम। अगर हम ऑप्टिकल ग्लासेस बढ़ें यानी हम ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉमी, बैक्टीरियोलॉजी को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोरोजन रेजिस्टेंस होता है तो पाइप या पंप पे भी कुछ जगहों पर यूज़ होता है। उसके अलावा मिसाइल्स वगैरह के भी कुछ पार्ट्स जो होते हैं आपके वो ग्लासेस के बने होते हैं। एलिवेटर्स, कैबिन की कुछ ग्लासेस के बने होते हैं। बिल्डिंग्स में, विंडोज़ वगैरह में ग्लासेस में बहुत जगह आपने ग्लासेस का यूज़ देखा होगा। उसके अलावा सिरेमिक का दूसरा टाइप बात करें तो होता है क्ले प्रोडक्ट फैब्रिकेशन। इसकी बेसिकली दो टाइप होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड वाइट वेयर। स्ट्रक्चरल की बात करते हैं तो इट हैज़ अ स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, मीन्स वी विल डिफाइन एंड स्ट्रॉन्ग। इसमें एग्जांपल में ब्रिक्स एंड टाइल्स आ जाते हैं, ये भी आपकी एक तरीके से सिरामिक ही हैं। वाइट वेयर में बात करते हैं तो जो आपके फ्लावर पॉट वगैरह होते हैं वहाँ पे आपके वाइट वेयर आ जाते हैं, यानी आप देखोगे उसमें चमक होती है, पॉलिश किए होते हैं, तो वो भी आपके सिरामिक मटेरियल होते हैं। फ्लावर पॉट की बात कर रही हूँ मैं, तो वो शाइनी होते हैं और स्मूथ होते हैं। अगर हम स्ट्रक्चरल की बात करेंगे तो ब्रिक आ जाएगा। एग्जाम्पल में आपकी प्रोक्लीन का दिया है, क्ले 50% है, क्वार्ट्ज 25% है, एंड फेल्डस्पेयर 25% है। नेक्स्ट आपका आता है हाइड्रोप्लास्टिसिटी। इसमें ड्राइंग और फायरिंग दोनों यूज़ करते हैं। एट अ हाई टेम्परेचर सम रिएक्शंस अकर्स ड्यू टू विच पोर्स और अ क्ले प्रोक्लेन स्टार्ट फिलिंग विद द लिक्विड ग्लासेस नोन एज विट्रिफिकेशन। तो विट्रिफिकेशन की डेफिनेशन याद करेगा कि जो आपकी क्ले प्रोक्लेशन होते हैं वो आपका एक तरीके से लिक्विड ग्लासेस के साथ होने लगते हैं, इसको हम विट्रिफिकेशन कहते हैं। थर्ड आता है आपका रिफ्रैक्ट्री। तो रिफ्रैक्ट्री में ये होता है कि अगर हम किसी भी सिरामिक को हाई टेम्परेचर पे भी यूज़ कर सकते हैं विदाउट मेल्टिंग। इसके लिए आपका अनरिएक्टिव होने चाहिए, यानी हाई टेम्परेचर पे जो आपका रिफ्रैक्टिव मटेरियल है वो आपकी अनरिएक्टिव होना चाहिए और थर्मली इंसुलेटेड होना चाहिए। कार्बन एंड ग्रेफाइट आर अ हाईली अ गुड रिफ्रैक्टिव बट दे स्टार्ट टू बी रिएक्टिव एट टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी अगर हम कार्बन और ग्रेफाइट के बारे में बात करें तो वो है रिफ्रैक्ट्री, बट वो सेकंड प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं, वो आपके रिएक्टिव हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पर। इसका बेसिकली ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, पावर जनरेशन वगैरह में यूज़ करते हैं। उसके अलावा आता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रिफ्रैक्ट्री, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिका, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन सब को चीज़ों को यूज़ करके हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिफ्रैक्ट्री कर सकते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को हम एक तरीके से बेसिक रिफ्रैक्ट्री कहते हैं। और अगर सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बन और ग्रेफाइट को लेते हैं तो उसको स्पेशल टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव कहते हैं, जो कि आपके बहुत कॉस्टली होते हैं। फायर क्ले की बात करें तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड का मिक्सचर होता है। उसके अलावा आते हैं आपके एब्रेसिव सिरामिक। ये आपके हार्ड होते हैं, हार्ड शुड बी हाई सो दे कैन बी यूज्ड फॉर वेयर टेयर, ग्राइंडिंग एंड कटिंग। यानी किसी भी मटेरियल कटिंग यानी किसी भी दूसरे मटेरियल को कट करने में यूज़ होते हैं। इट्स टफनेस शुड बी हाई सो दैट दे नॉट गेट ईजिली फ्रैक्चर्ड। अगर हम एब्रेसिव सिरामिक्स की बात करते हैं तो ये बेसिकली आपका रिफ्रैक्टिव की प्रॉपर्टीज़ को रखते हैं, बट ये आपका जैसे अगर आप एक टूल से दूसरे टूल को कट कर रहे हैं, यानी आपका ये आपका एब्रेसिव सिरामिक्स है, तो ये आपका हाई टेम्परेचर पे भी वर्क करना चाहिए। हाई टेम्परेचर पे ये मेल्ट नहीं होना चाहिए, अपनी प्रॉपर्टीज को लूज नहीं करना चाहिए। इफ एन एब्रेसिव मटेरियल यूज फॉर कटिंग पर्पज द टेम्परेचर विल इंक्रीज, सो फॉर दिस पर्पज मटेरियल शुड हैव अ सम रिफ्रैक्टिव प्रॉपर्टीज ऑल्सो, यानी अपनी हार्डनेस को मेंटेन किया रहना चाहिए। एग्जाम्पल है डायमंड, इसमें सबसे ज़्यादा हार्डनेस होती है। उसके अलावा सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिका, सैंड। उसके बाद से सीमेंट सिरामिक्स आता है। इसमें क्या होता है, इफ वी मिक्स विद द वाटर, जैसे आप देखते हो कि सीमेंट को वाटर से मिक्स कर देते हो वो अपने आप ही हार्ड हो जाता है, रूम टेम्परेचर पे ही हार्ड हो जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट इज कंज्यूम्ड इन द लार्जेस्ट, जो आपका घर बनाने के लिए सीमेंट यूज होता है। प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रोसेस इज कॉल्ड द कैल्सिनेशन।
डियर स्टूडेंट, आगे आने वाले में मैं कुछ एडवांस सेरामिक्स के बारे में बात करूंगी, सेरामिक्स की फैब्रिकेशन के बारे में बात करूंगी, उसके अलावा कार्बन ग्रेफाइट इन सब के बारे में बात करूंगी। तो हार्डली एक और लेक्चर में आपका सेरामिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से सिर्फ एक लेक्चर पॉलीमर का बनता है, एक लेक्चर कंपोजिट का बनता है, तो आपका मटेरियल साइंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और मैं भी फ्री हूँ कि एनर्जी एंड एनवायरनमेंट को शुरू करूँगी। तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और हाँ, ESC 17, 18, 19, 20 चारों साल के क्वेश्चंस मैं अभी नेक्स्ट वाली वीडियो में डालूंगी, तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना। थैंक यू।